नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल है जहां पर आपको यूपीएससी आईएएस की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जा रही है। और दोस्तों, उसी सीरीज में आज हमारा एम लक्ष्मीकांत जी की बुक का अध्याय 21वां है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में हैं और टॉपिक का नाम है आज का मंत्रिमंडलीय समितियां। ओके दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मंत्रिमंडलीय समितियां। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को आज की सीरीज में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें और उन्हें बताएं कि हमारा चैनल हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है। ओके दोस्तों, आप लोगों के टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप आज का पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय समितियों का निम्न में से एक प्रकार नहीं है। मंत्रिमंडलीय समितियों, देखिए मंत्रिमंडलीय समितियों को इंग्लिश में कैबिनेट कम्युनिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट कम्युनिटीज। तो मंत्रिमंडलीय समितियों का निम्न में से एक प्रकार नहीं है। स्थायी समिति, तदर्थ समिति या राजकीय समिति या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट जो होता है आपका मंत्रिमंडलीय समिति दो प्रकार की होती है, तदर्थ और स्थायी। बाकी का जो यहाँ पर दिया गया राजकीय समिति नाम की कोई समिति मंत्रिमंडलीय समितियों के अंतर्गत नहीं आती है। ओके दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए कि कैबिनेट समिति सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। और स्थायी समितियों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्थायी समितियाँ जो होती हैं इसकी प्रकृति स्थायी होती है और तदर्थ समितियाँ होती हैं इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को मंत्रिमंडल की जिन स्थायी समितियों की समाप्ति की घोषणा की थी उनमें से एक नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 जून 2014 को कुछ स्थायी समितियों की समाप्ति की घोषणा की थी। तो प्रश्न पूछ रहा है, ऐसी कौन सी समिति है जिसकी घोषणा समाप्ति की नहीं की गई थी? इस विकल्प में से देखिए, प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन समिति या कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति या विश्व व्यापार संगठन या विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति एकमात्र ऐसी समिति है जिसकी समाप्ति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नहीं की गई है। बाकी जो चार समितियां आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं, प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन की समिति और कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, विश्व व्यापार संगठन और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इन सारी समितियों की समाप्ति की घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 जून 2014 को की गई थी। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को और देना चाहूँगा। देखिए, प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन समिति के स्थान पर उन्होंने एक दूसरी संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी। देखिए, प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति जिसे समाप्त कर दिया गया है उसका जो कार्य है कैबिनेट सचिव के अधीन। कैबिनेट सचिव लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आप लोग देख लेना। कहाँ से कैबिनेट और सा से आपका सचिव। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि कैबिनेट सचिव के अधीन गठित समिति इसका कार्यभार देखेगी। अब देखिए, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, इस समिति का जो कार्य देखेगी वो जिम्मेदारी दी गई आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। इसका कार्यभार किसको दे दिया गया दोस्तों? आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति को इसका कार्यभार सौंप दिया गया। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आर्थिक मामले, आ और मा, यानी कि आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति को सौंप दिया गया। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन समिति को कैंसिल कर दिया गया। इसकी जगह पर क्या कहा गया? देखिए दोस्तों, कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य भी आपकी आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति को सौंप दिया गया। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई कि अगर जरूरत होगी तो पूरा मंत्रिमंडल इस मामले को देखेगा। कौन से मामले को? विश्व व्यापार संगठन वाले को। अगर आवश्यकता हुई तो पूरा मंत्रिमंडल इस मामले को देखेगा। चौथी जो आपकी समिति थी, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इस समिति के विषय में ये कहा इन्होंने कि देखिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है। शेष विषय जो बचेंगे उन्हें आपके आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष लाया जाएगा। ओके दोस्तों, इन्हें समाप्त करके किस किस को क्या कार्य सौंपेगा ये बताना काफी महत्वपूर्ण था, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं और उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे देखिए इससे संबंधित अगला प्रश्न। देखिए, GOM
और ईजीओएम की समाप्ति कब की गई थी? 30 मई 2012 को, 28 मई 2014 को, 31 मई 2014 को, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जीओएम और ईजीओएम की समाप्ति की घोषणा आपकी 31 मई 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 31 मई 2014 को। किसने की थी इसकी समाप्ति की घोषणा? इसकी समाप्ति की घोषणा हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। ओके दोस्तों, अब देखिए जीओएम का क्या मतलब है। जीओएम का मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, लिख लेना। जीओएम का मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और ईजीओएम का मतलब है एम्पावर्ड, एम्पावर्ड, EMPOWERED, एम्पावर्ड। ओके दोस्तों, स्पेलिंग नहीं आती हो तो आप लोग लिख लेना एम्पावर्ड। ओके, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इन दोनों की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी? पहला, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, संसद की नियम समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, निम्न में से कोई नहीं। तो प्रश्न चौथे का आपका सही उत्तर है संसद की नियम समिति। पर देखिए दोस्तों, यह प्रश्न दिया गया संसदीय समितियों के विषय में। दो प्रकार की समिति होती है, एक होती है आपकी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय समिति। जो हमारा चैप्टर चल रहा है मंत्रिमंडलीय समिति से संबंधित है, परंतु ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को बताना जरूरी था, जिससे आप लोग समझ सके कि संसदीय समिति क्या होती है और कैबिनेट समिति क्या होती है। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडलीय समिति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए 5वां प्रश्न भी संसदीय समिति से संबंधित है। देखिए, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अक्टूबर 2013 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? 11 समितियों ने, 17 समितियों ने, 22 समितियों ने, 26 समितियों ने। तो देखिए दोस्तों, 12 अप्रैल 1993 से 17 संसदीय समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। ये क्वेश्चन आपका संसदीय समिति से संबंधित है, मगर मैंने इस प्रश्न को क्यों लिया है यह आपके प्रश्न नंबर 6 में क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पर मैंने दिया गया मंत्रिमंडलीय समितियों यानी कैबिनेट समितियों के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान कीजिए। यह देखिए 1994 में मंत्रिमंडलीय समिति, कितनी मंत्रिमंडलीय समिति कार्यरत थी ये यहाँ पर पूछ रहा है। 1993, 1994, 2016, 1993। तो देखिए दोस्तों, 1994 के विषय में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1994 में इस समय 13 मंत्रिमंडलीय समिति कार्यरत थी। कितनी थी दोस्तों? 13 मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटियां कार्यरत थी। अब देखिए 2013 में आपकी 10 मंत्रिमंडलीय समिति अस्तित्व में थी। ओके दोस्तों, और देखिए 2013 में जो 10 मंत्रिमंडलीय समिति अस्तित्व में थी उनके नाम आप लोगों को बता देता हूं मौखिक रूप से, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना। देखिए, एक थी आर्थिक, दूसरी कीमतों के लिए, तीसरी राजनीतिक मामलों के लिए, चौथी मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधित थी, पांचवी सुरक्षा के संबंध में थी, छठी WTO यानी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित थी, सातवीं निवेश के लिए, आठवीं आपकी UIDAI से संबंधित थी, नवीं संसदीय मामलों से संबंधित थी, और 10वीं आपकी आवास से संबंधित थी। परंतु दोस्तों ये महत्वपूर्ण नहीं थी। लास्ट वाली सबसे महत्वपूर्ण है जो आपकी 2016 की। 2016 में 6 मंत्रिमंडलीय समिति कार्यरत हैं, यानी कि 2016 से कितनी मंत्रिमंडलीय समिति कार्यरत है? 6। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनके नाम जानना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली थी राजनीतिक मामलों की, दूसरी आर्थिक मामलों की, तीसरी मंत्रिमंडल से संबंधित, चौथी सुरक्षा संबंधी, पांचवी संसदीय मामलों की प्रतिनिधि मंडलीय संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, छठी आपकी आवास के लिए। दोबारा सुन लीजिए, पहली राजनीतिक, दूसरी आर्थिक, तीसरी मंत्रिमंडल, चौथी सुरक्षा, पांचवी संसदीय और छठी आवास के लिए थी। तो दोस्तों ये जो 3 समितियां थी, ये तीनों समितियां आपकी कैबिनेट समितियां थी यानी मंत्रिमंडलीय समितियां थी। जबकि 1993 में जो थी वो आपकी संसदीय समिति थी। कौन सी थी? संसदीय समिति। तो उस समय 1993 में 17 समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। 17 कौन सी समितियां थी? संसदीय समिति। तो यहां पर आपका विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है। इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य स्थायी समिति के विषय में आपको समझाना है। वो समिति 2 प्रकार की होती है, तदर्थ और स्थायी। देखिए दोस्तों, प्रकलन समिति, लोक सेवा समिति, नियम समिति, उपरोक्त सभी। दोस्तों जितनी समितियां दी गई हैं सारी की सारी स्थायी समिति हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ये भी आपका संसदीय समिति से संबंधित प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? संसद की, लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा तथा राज्यसभा की। इस प्रश्न का उत्तर है लोकसभा की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यहां से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए,
निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करती है, देखती है? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है? राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। कौन सी समिति है वो? आर्थिक मामलों की समिति, या राजनीतिक मामलों की समिति, या नियुक्ति संबंधी केंद्रीय सचिवालय, या संसदीय मामलों की समिति? पहली बात तो दोस्तों, ये जो चारों समितियां दे रखी है सारी की सारी कैबिनेट समितिज हैं, यानी मंत्रिमंडलीय समिति हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित जो मामले देखती है वो देखती है राजनीतिक मामलों की समिति, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय कौन सी समिति लेती है? आर्थिक मामलों की समिति लेती है, या राजनीतिक मामलों की समिति लेती है, या नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय लेता है, संसदीय मामलों की समिति लेती है? दोस्तों, बैंकों में, वित्तीय संस्थानों में उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय आपकी नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय द्वारा ली जाती है। अब देखिए, इन समितियों के विषय में बता देता हूँ कौन सी समिति क्या कार्य करती है। अब देखिए, आर्थिक मामलों की समिति के विषय में बता देता हूं कि आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है। क्या करती है? आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। ओके दोस्तों, राजनीतिक समिति जो आपका कार्य करती है, राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। किसको देखती है? राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। और तीसरी समिति के विषय में आप लोगों को बता ही चुका हूं। बची आपकी चौथी समिति, संसदीय मामलों की समिति। तो देखिए, संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्य को देखती है। क्या करती है समिति? संसद में सरकार की भूमिका और कार्य को देखने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस समिति की अध्यक्षता नहीं की जाती? आर्थिक मामलों की समिति की, या राजनीतिक मामलों की समिति की, या नियुक्ति संबंधी केंद्रीय सचिवालय की, या संसदीय मामलों की समिति की? तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, एकमात्र समिति वो है आपकी संसदीय मामलों की समिति। संसदीय मामलों की समिति को छोड़कर बाकी जो ऊपर 3 समितियां दी गई हैं, इन तीनों समितियों की अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है, अध्यक्षता। ओके दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि जब संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते तो कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आप लोगों को यही बता देता हूं। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्री द्वारा की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आई या कंटेंट पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान से करना ही है, लाइक भी करना और शेयर भी करना है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ें और उन्हें बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में जो आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।